तो आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस। और हमारे पास इससे जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इसके असल मतलब को सामने रखता है। नमस्कार। और ये विषय इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप देखिए, समय के साथ साथ इन राष्ट्रीय पर्वों के मायने कहीं खो से जाते हैं। सही बात है। ये अक्सर बस एक छुट्टी का दिन बनकर रह जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो विचार है, जो भावना है, वो बहुत गहरी है। बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही है कि इस दिन को सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश या टीवी पर परेड देखने से आगे बढ़कर समझें। हम इस लेख के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि गणतंत्र दिवस की आत्मा क्या है और ये हमारे लिए मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आज भी क्या मायने रखता है। और ये लेख हमें एक बेहतरीन नज़र देता है। ये हमें 1950 में भारत की एक संपूर्ण गणराज्य के रूप में स्थापना से लेकर आज के दौर में एक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों तक की कहानी कहता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेख की शुरुआत सीधे उस ऐतिहासिक तारीख से होती है, 26 जनवरी 1950। जी। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। यह मेरा एक सवाल है, हम 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो ही गए थे, तो फिर 2.5 साल बाद इस दिन में ऐसा क्या खास था कि इसे इतना महत्व दिया जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब गणराज्य शब्द में ही छिपा है। अच्छा। देखिए, 1947 में हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए, लेकिन तब भी हम तकनीकी रूप से एक डोमिनियन थे जहां राष्ट्रप्रधान किंग जॉर्ज 6 थे। ओहो, हाँ। हमारी अपनी शासन व्यवस्था, हमारा अपना संविधान वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। गणराज्य बनने का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से आज़ादी नहीं है। तो फिर क्या है? वो के लिए होगी। देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का पद वो वंशानुगत न होकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा भरा जाएगा। मतलब राजशाही से लोकतंत्र की तरफ एक निर्णायक कदम। निर्णायक और अंतिम कदम। ये वो दिन था जब भारत सही मायनों में अपने भाग्य का विधाता बना। यानी 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1950 में हमने अपनी पहचान को, अपने शासन करने के तरीके को परिभाषित किया। बिल्कुल। और लेख में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक नाम का उल्लेख नहीं है, इसके पीछे गहरा मतलब है। निश्चित रूप से ये उस विशाल बौद्धिक और सामाजिक प्रयास को सम्मान देना है जो हमारे संविधान को बनाने में लगा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान किसी एक व्यक्ति की सोच का नतीजा नहीं, बल्कि संविधान सभा में हुई कई वर्षों की गहन बहस, अलग अलग विचारों पर लंबे विचार विमर्श और एक महान दूरदर्शिता का परिणाम है। और डॉक्टर अंबेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसने इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। तो स्रोत में उनके नाम का उल्लेख हमें ये याद दिलाने के लिए है कि इस दस्तावेज की नींव कितनी मजबूत, कितनी समावेशी और कितनी विचारशील है। ये बात बहुत गहरी है कि संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पूरी सभा ने मिलकर बनाया। जी। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लेख एक और कमाल की बात कहता है, देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि लोगों के अधिकार, कर्तव्य और एक मजबूत कानून से बनता है। ये बहुत दिलचस्प विचार है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम देश को नक्शे और सीमाओं से ही पहचानते हैं। और यहीं पर ये स्रोत हमें एक ऊंची सोच की ओर ले जाता है। ये गणतंत्र की मूल भावना है। ये राष्ट्र को एक भौगोलिक इकाई से ऊपर उठाकर एक जीवित सामाजिक अनुबंध यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखता है। सामाजिक अनुबंध, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझें जैसे हम सब एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं जिसने मिलकर कुछ घर के नियम बनाए हैं। ठीक है। और हम इन नियमों का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं ताकि घर शांति से चल सके, सबका विकास हो और किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारा संविधान वही नियमों की किताब है। अच्छा। हम भारत के नागरिक इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम कुछ नियमों और सिद्धांतों के तहत एक साथ रहेंगे। तो राष्ट्र की असली पहचान उसके नागरिकों और उन सिद्धांतों से होती है जिन पर वो टिका है। वाह, ये उदाहरण तो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून है, जो संविधान है, वही हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करता है। बिल्कुल। कानून का शासन ही वो धागा है जो इतनी सारी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों से भरे इस देश को एक साथ पिरोता है।
हमारी जमीन, हमारी सीमाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो चीज हमें भारतीय बनाती है वो है हमारा संविधान और उसके द्वारा स्थापित कानून का राज। सही बात है। यही वो साझा आधार है जो एक कश्मीरी को एक तमिल से और एक गुजराती को एक अरुणाचली से जोड़ता है, भले ही उनकी भाषाएं और रहन सहन कितने ही अलग क्यों ना हो। और इसी साझा आधार की बात करते हुए लेख हमें संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है। बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी और समान अधिकार। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर मानकर चलते हैं, पर ये हमारे गणतंत्र की नींव हैं। हाँ, और ये याद दिलाना जरूरी है कि अधिकार कितने संघर्षों के बाद मिले हैं। ये कोई तोहफा नहीं है। सही। बोलने की आज़ादी का मतलब है कि हम सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। धर्म की आज़ादी का मतलब है कि हर कोई अपने विश्वास का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। और समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के स्तंभ है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही स्रोत में अधिकारों का जिक्र होता है ना, और तुरंत ही कर्तव्यों की बात भी आ जाती है। ये जुड़ाव बहुत अहम लगता है। ऐसा लगता है कि लेखक हमें याद दिलाना चाहता है कि ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। और यही संतुलन इस पूरी चर्चा का सार है ना? स्रोत ये साफ करता है कि अधिकार बिना जिम्मेदारी के नहीं आते। बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी बात है। अगर हम सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे और अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। हाँ। एक अच्छा नागरिक होने का अर्थ केवल अपने अधिकारों का आनंद लेना नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना और निभाना भी है। स्रोत इस पर विस्तार से तो नहीं बताता, लेकिन जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर पारंपरिक बातें आती हैं, जैसे कानून का पालन करना, टैक्स समय पर भरना। जी। क्या आज के दौर में इन कर्तव्यों के मायने कुछ और भी हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बुनियादी कर्तव्य तो वही रहते हैं, लेकिन समय के साथ उनका रूप बदल जाता है। जैसे आज के डिजिटल युग में एक बड़ा कर्तव्य है सूचना की जिम्मेदारी। अच्छा, वो कैसे? यानी किसी भी खबर को बिना परखे आगे ना बढ़ाना, नफरत फैलाने वाले संदेशों को रोकना। ये भी एक तरह से देश की सामाजिक समरसता को बनाए रखने का कर्तव्य है। सही बात है। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा करना भी अब एक व्यक्तिगत शौक नहीं, बल्कि एक नागरिक कर्तव्य बन गया है। बिल्कुल। या फिर सार्वजनिक जगहों पर बहस करते समय भाषा की मर्यादा बनाए रखना, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, सिर्फ चिल्लाएं नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तभी एक समाज के तौर पर हम मजबूत होते हैं। और इसी मजबूती का एक बहुत शानदार प्रदर्शन हम हर साल 26 जनवरी को देखते हैं, हमारी परेड। हाँ। मुझे याद है बचपन में दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण देखने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते थे। वो उत्साह ही अलग होता था। लेख भी कहता है कि ये हमारी सेना की ताकत, हमारी संस्कृति और एकता में अनेकता को दिखाता है। हाँ, वो उत्साह तो आज भी वैसा ही है। लेकिन इस परेड में एक और गहरी परत है जिसका जिक्र स्रोत करता है। क्या? स्रोत के अनुसार ये परेड सिर्फ एक घरेलू प्रदर्शन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। और संदेश ये है कि भारत मजबूत भी है और शांत भी। अच्छा, मजबूत भी और शांत भी। हाँ, ये शक्ति प्रदर्शन और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के दोहरे संदेश का एक अनूठा प्रतीक है। ये तो कमाल का नजरिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि परेड एक तरह से भारत की विदेश नीति का लाइव प्रदर्शन है। बिल्कुल। हम अपनी सैन्य ताकत दिखाकर आक्रामकता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का संदेश देते हैं। एकदम सही। जब हम अपने अत्याधुनिक टैंक्स, मिसाइल और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करते हैं, तो हम दुनिया को ये नहीं कह रहे कि हम किसी पर हमला करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमारी सैन्य शक्ति किसी पर आधिपत्य जमाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी शांति की रक्षा के लिए है। और फिर वो झांकियां। और उसी परेड में जब हम अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां देखते हैं, तो हम दुनिया को अपनी शांतिपूर्ण, विविध और लोकतांत्रिक प्रकृति का संदेश देते हैं। ये शक्ति और सौम्यता का एक दुर्लभ संतुलन है जो भारत की पहचान है। मैंने परेड को कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक बयान भी है। सही समझे आप। ये दुनिया को बता रहा है कि हम कौन हैं और हमारे मूल्य क्या हैं। बिल्कुल, ये भारत की वैश्विक पहचान को दर्शाता है, एक शक्तिशाली राष्ट्र जो शांति और सहयोग में विश्वास रखता है। परेड के इस भव्य प्रदर्शन और गहरे अर्थ के बाद
लेख का अंत हमें उत्सव से आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। ये एक शांत कोने में ले जाकर एक सीधा सवाल पूछता है, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल थोड़ा असहज करने वाला भी है, क्योंकि इसका जवाब देना आसान नहीं है। और शायद यही इसका उद्देश्य है। ये गणतंत्र दिवस को एक व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है। ये केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत संकल्प का दिन भी है। व्यक्तिगत संकल्प? हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि देश सिर्फ सरकार या सेना से नहीं बनता। देश हम नागरिकों से बनता है। हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे छोटे छोटे फैसले, सब मिलकर देश की दिशा तय करते हैं। और इसी संदर्भ में लेख 3 गुणों पर जोर देता है जो देश को आगे बढ़ाते हैं: ईमानदारी, मेहनत और एकता। ये शब्द सुनने में बहुत आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारें तो शायद इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्रोत इन गुणों का जिक्र करता है। ये सिर्फ नैतिक मूल्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी औजार हैं। ईमानदारी का मतलब सिर्फ घूस न लेना नहीं, बल्कि अपने काम को सच्चाई और पूरी लगन से करना भी है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। मेहनत का मतलब है देश की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप किसान हो, डॉक्टर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और एकता का मतलब शायद सिर्फ मिलकर त्योहार मनाना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी है, भले ही हम उनसे सहमत ना हों। बिल्कुल। एकता का मतलब है भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में सोचना और व्यवहार करना। इन तीनों के बिना कोई भी देश महान नहीं बन सकता। और फिर अंत में लेख एक संकल्प लेने का आह्वान करता है कि हम संविधान का सम्मान करेंगे और देश के कानून का पालन करेंगे। ये बहुत ही बुनियादी बात लगती है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी यही है। क्योंकि अगर हम उस नियमों की किताब का ही सम्मान नहीं करेंगे जिस पर हम सबने सहमति जताई थी, तो वो सामाजिक अनुबंध टूट जाएगा। तो फिर वो सामाजिक अनुबंध तो टूट ही जाएगा। एकदम सही। संविधान का सम्मान करना सिर्फ एक किताब का सम्मान करना नहीं है। इसका मतलब उन सभी मूल्यों और सिद्धांतों का सम्मान करना है जिन पर हमारा राष्ट्र टिका है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता। जब हम कानून का पालन करते हैं तो हम उस सामाजिक अनुबंध को मजबूत करते हैं जो हम सभी को एक साथ बांधता है। ये गणतंत्र को जीवित रखने का सबसे सीधा और सरल तरीका है। तो इस लेख के माध्यम से हमने समझा कि 26 जनवरी सिर्फ एक ऐतिहासिक तारीख का जश्न नहीं है। ये गणराज्य होने के विचार का उत्सव है, ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन का प्रतीक है, और ये राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भी दिन है। सही कहा आपने। यह हमें याद दिलाता है कि गणतंत्र कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे हर पीढ़ी को अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी एकता से सींचना पड़ता है। ये एक जिम्मेदारी है जो हमें हमारे संविधान निर्माताओं से विरासत में मिली है और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि स्रोत हमें 26 जनवरी को सिर्फ एक छुट्टी की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, एक अवसर अपने देश के मूल सिद्धांतों को फिर से याद करने का और एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका पर विचार करने का। बिल्कुल। और इसी चर्चा से एक सवाल मन में उठता है। स्रोत हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारा देश और समाज बदल रहा है, क्या एक नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्यों के मायने भी बदल रहे हैं? अच्छा। क्या आज के इस डिजिटल युग में जहां सूचना और दुष्प्रचार दोनों तेजी से फैलते हैं, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब कुछ और भी है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।